नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। सुसाइड मामले ने तूल पकड़ लिया है। आग का तांडव देखने को मिला। डीजीपी लाठर की विदाई, सीसीटीवी में कैद पेट्रोल चोर, बुजुर्ग महिला से लूट, शराबी ड्राइवर की करतूत, पुरानी रंजिश में जंग, रफ्तार का कहर, पुष्कर मेले का तीसरा दिन, सजा श्याम बाबा का दरबार। और कोटा में युवक सुसाइड मामले में बड़ा अपडेट। एसएचओ सहित अन्य पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। एमपी के श्योपुर थाने के एसएचओ निलंबित हुए, अन्य पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया। देर रात को भीड़ पर लाठीचार्ज किया गया था। परिजन अंतिम संस्कार करने को राजी नहीं हुए। एसएचओ सहित 4 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। मृतक का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। झूठे मुकदमा और रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। तो कोटा में युवक सुसाइड का मामला है, जिसपे उसने एक नोट भी लिखा था और अब इस मामले में कार्रवाई हुई है। एमपी के श्योपुर थाने के एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। और इसका शव इसके घर वाले नहीं उठा रहे थे। और कोटा में पुलिस के दबाव में युवक द्वारा सुसाइड करने के मामले में एमपी पुलिस की बर्बरता सामने आई है, जिसमें प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी, जिसके कारण कई महिलाएं चोटिल हो गई और पुलिस ने जबरदस्ती शव को घर भिजवा दिया। हालांकि अभी भी परिजन शव का अंतिम संस्कार करने को राजी नहीं है। इससे पहले देर रात को जलालपुर चौकी के बाहर लोगों ने जमकर हंगामा किया और चौकी में घुसकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने भी लाठियां बरसाकर आंसू गैस छोड़े और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। आपको बता दें कि खातूली निवासी धर्मेंद्र ने सुसाइड से पहले एमपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और उसकी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसके बाद लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। अरे ये हमारी लेडीजों को भी मारा, हमको यहाँ पे सबको मारा। प्रसाद कहते हैं 10 लाख ले लो। किसी का भी कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा बिगड़ा है। कोई भी आज के समय कोई साथ नहीं देते हैं। मेरी ये मांग है, मेरा बच्चा को नौकरी दी जाए और मेरी गाड़ी रिया किया जाए। मेरा जो मना फंस रहा है उसको रिया किया जाए और जिसने हमारे ऊपर केस लगाया उसको सस्पेंड किया जाए। तो ये मामला है कोटा से जुड़ा, लेकिन आरोप है एमपी पुलिस के ऊपर। श्योपुर के थाना इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। हाँ, और अभी भी परिजन जो है वो अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं है। कोटा में एक घटना हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी और इस युवक ने सुसाइड से पहले जो है गंभीर आरोप लगाए, जिसकी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कोटा से ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, सबसे पहले शुरू से समझना चाहेंगे क्या ये मामला था, चूंकि कोटा का वो रहने वाला है और आरोप है एमपी पुलिस के ऊपर। एमपी पुलिस कोटा में आके लाठीचार्ज करती है। ओम प्रकाश, देखिए, ये पूरा मामला कोटा ग्रामीण के खातौली थाना इलाके के पास सटे एमपी और राजस्थान के बॉर्डर का है। जलालपुरा चौकी के पास में धर्मेंद्र पारेता नामक युवक ताश खेलने के दौरान पकड़ा गया। हालांकि उसकी गाड़ी को जब्त कर दिया गया, लेकिन परिजनों का आरोप है और मृतक के सुसाइड नोट से ये पता चला है कि जो पुलिस ने उनसे 20,000 रुपए की डिमांड की गाड़ी छोड़ने के एवज में। जब पुलिस अधिकारियों के बड़े पुलिस अधिकारियों के पास गए तो उन्होंने 2 लाख रुपए की मांग की और वो जो गाड़ी है उनकी अवैध शराब के मामले में उसको जब्त कर ली गई और अवैध शराब का जो है झूठा मामला उन पर दर्ज कर लिया। उसके बाद में ये जो धर्मेंद्र पारेता नामक युवक है वो दबाव में इस तरह के आ गया, मानसिक तनाव में आ गया और उसने सुनसान इलाके में, इटावा इलाके में जाकर जो है सुसाइड कर ली, खुद को मौत के गले लगा लिया, जहर खा लिया। गंभीर घायल अवस्था में उसको, अचेत अवस्था में उसको एमबीएस अस्पताल लाया गया, लेकिन दम तोड़ दिया। उसके बाद में उसकी जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट थी, उसने लिखा था कि बेटे के नाम सोशल मीडिया पे एक पोस्ट थी, उन्होंने साफ तौर पे लिखा था कि मेरे शव को तब तक मत उठाना जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिले। यानी कि वो पुलिस कर्मियों पर झूठा जो मुकदमे में फंसाने की जो आरोप लगा रहा था। उसके बाद पूरा बवाल हुआ, हंगामा हुआ। यहाँ कोटा ग्रामीण और कोटा पुलिस ने समझाइश करके, हालांकि यहां से तो मामला शांत करवा दिया, लेकिन वहां अब बवाल मचा हुआ है। पूरी रात भर वहां शव लेकर बैठे रहे हैं। हालांकि
एमपी पुलिस के जवानों ने बर्बरतापूर्वक वहां लाठियां बरसाई, आंसू गैस छोड़े और वहां से खदेड़ दिया, भीड़ को तितर बितर किया, कई लोगों को चोटें आई है, वाहनों को तोड़फोड़ की गई है, वहां जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने तोड़फोड़ भी की है। लेकिन अब जो मामला है वो अंतिम संस्कार के लिए फिलहाल ये कहा जा सकता है कि राजी नहीं है परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, 50 लाख रुपए की मुआवजा और एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि एमपी पुलिस द्वारा क्या किया गया हम आपको बता दें कि वहां कोटा ग्रामीण के इटावा थाना में जो एसएचओ है शिवपुर के उन सहित 4 लोगों के खिलाफ आत्महत्या का उकसाने का मामला दर्ज कर लिया गया है और एमपी में बताया जा रहा है कि वहां उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन परिजन है जो फिलहाल मानने को तैयार नहीं है और एमपी और राजस्थान की पुलिस पूरी तरह से वहां अभी भी सतर्क है, अलर्ट है। लेकिन जो परिजन है उनको खदेड़ कर अब शव सहित घर भिजवा दिया गया है, लेकिन अभी तक अंतिम संस्कार करने के लिए राजी नहीं हुए। जो अपडेट आपको बता दूं कि एमपी पुलिस के शिवपुर पुलिस द्वारा करीब 50 से अधिक लोगों को राजकार्य में बाधा सहित कुछ धाराओं में मामला जरूर दर्ज किया, उसके बाद और इन लोगों में आक्रोश बढ़ता गया। फिलहाल विकास तोमर एसएचओ को सस्पेंड करने की बात सामने आ रही है। ओम प्रकाश आमतौर पर एक थाने की पुलिस दूसरे थाने का जो ज्यूरिडिक्शन होता है, जो उनकी टेरिटरी होती है, हर थाने की अपनी टेरिटरी होती है, उसके बाहर जाकर कार्रवाई नहीं करती क्योंकि उसके अंदर दूसरा थाना जो होता है वो एफआईआर दर्ज करता है। यहां तो 2 स्टेट की पुलिस का मामला है, राजस्थान पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस। तो ऐसे में जहां इस युवक को एमपी पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, तो क्या उस समय वो मध्य प्रदेश बॉर्डर पर था, राजस्थान बॉर्डर के अंदर था? अगर राजस्थान बॉर्डर के अंदर था तो ये कार्रवाई या किसी भी तरीके का एक्शन राजस्थान पुलिस को लेना चाहिए था। इस बारे में तथ्य सामने आ पाए? देखिए, जहां बवाल मचा था, हंगामा हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, आंसू गैस छोड़े थे, उस समय एमपी और राजस्थान की दोनों पुलिस थी। और सरहद एक ऐसी है, वहां एक खातौली के पास एक नदी है, जहां नदी के इस तरफ राजस्थान की सीमा लगती है जबकि दूसरी तरफ एमपी बॉर्डर लगता है। कुछ लोग जब हंगामा हुआ, नारेबाजी हुआ, आक्रोश हुआ, जब उस समय कई लोग नदी में गिरते गिरते बचे थे। तो जो मामला दर्ज किया गया है राजकार्य में बाधा, वो एमपी पुलिस ने किया है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टिकोण से कोटा ग्रामीण की इटावा, खातौली सहित कई थाने की पुलिस और भारी जाब्ता वहां तैनात किया गया सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन जो युवक ने सुसाइड किया है वो इटावा इलाका पड़ता है और युवक जो है वो खातौली इलाका का रहने वाला। तो इसने पूरी तरह से इनरोल ये कहा जा सकता कि कोटा ग्रामीण की पुलिस भी है। कोटा ग्रामीण की इटावा थाना पुलिस ने ही जो है धर्मेंद्र पारेता द्वारा सुसाइड करने के मामले में जिन एसएचओ के खिलाफ मामला दर्ज किया हुआ है और जो जांच कर रही है वो इटावा थाना पुलिस है, कोटा ग्रामीण की। अब दो राज्यों में उलझा हुआ ये मामला जरूर कहा जा सकता है। इसीलिए ये 2 दिन से बवाल मचा हुआ क्योंकि वहां के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि भी वहां पहुंचे हुए हैं और अभी भी ये कहा जा सकता है कि जो कोटा स्टेट हाईवे है शिवपुर मार्ग, वो एक तरह से जाम तो पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी भी वहां वाहनों की लंबी कतार है। जो कोटा ग्रामीण की पुलिस है वो वाहनों को निकालने का प्रयास कर रही है, लेकिन आक्रोश जो है कोटा ग्रामीण की पुलिस पर नहीं है। आक्रोश वो जो एमपी के शिवपुर पुलिस पर लोगों में भारी आक्रोश है क्योंकि बर्बरतापूर्वक महिलाओं पर लाठीचार्ज करने का वीडियो वायरल हुआ था। फिलहाल अब जो लोगों पे मामला भी दर्ज कर लिया है। ओम प्रकाश, इस पूरे मामले में क्या राजस्थान पुलिस के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों से संपर्क किया? इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से श्योपुर एसएचओ को हटाया गया? क्या इसके लिए कागजी कार्रवाई हुई है? जी, कल से ही राजस्थान के कोटा ग्रामीण के जो न केवल एसएचओ बल्कि डीएसपी, एडिशनल एसपी सहित पूरे मौके पर डटे हुए और जो एमपी पुलिस के बड़े अधिकारियों से संपर्क में है, उनसे बात की है। उसके बाद में ये कार्रवाई जब यहां से पूरी तरह से जानकारी दी तब वहां कार्रवाई हुई और उन एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करके बाद उनको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने का जो सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट वायरल होना और उसके बाद हंगामे के हालात बनना और जो अवैध शराब के झूठे मुकदमे में फंसाने का जो गंभीर आरोप एसएचओ सहित अन्य पुलिस कर्मियों पर लगे हैं, उस आरोप के बाद वो कार्रवाई की गई है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई से परिजन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और ये कहा जा सकता है कि ये बवाल फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी जो वर्तमान सिचुएशन ये कहा जा सकता है कि जो मृतक है उनके शव की दुर्गति हो रही है। कारण है ये कि हाँ, हालांकि कुछ परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी जरूर हुए हैं,
लेकिन क्योंकि पोस्टमार्टम के कई घंटों बाद भी अभी तक उनको अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले जाया गया और फिलहाल कई मांगे ऐसी है जो एमपी पुलिस द्वारा पूरी नहीं की जा रही है और एमपी की सरकार से ये मांग की जा रही है सरकारी नौकरी देने और जो है मुआवजा देने। इस मामले में एमपी और राजस्थान की दोनों जो पुलिस है, पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं। ये मामला 2 स्टेट का आ चुका है, लाठीचार्ज हुआ है, वहां पर खासी तादाद में मध्य प्रदेश की पुलिस भी बॉर्डर पर मौजूद है, राजस्थान पुलिस की जो है पुलिस वहां पर मौजूद है। तो क्या कोई जनप्रतिनिधि यहां पर समझाइश के लिए पहुंचा है कि शव की जो है वो इस समय बेहुरमती हो रही है, जल्दी से जल्दी शव को जो है अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाए, क्योंकि आज काफी दिन बीत चुके हैं, शव का अंतिम संस्कार होना जरूरी है। तो क्या ऐसे में पुलिस के अलावा कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा है समझाइश के लिए कोटा ग्रामीण में? देखिए, जनप्रतिनिधि कोई बड़ा चेहरा तो सामने अभी तक नहीं आया है, लेकिन हाँ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने समझाइश करने के साथ साथ उन प्रदर्शनकारियों का साथ दिया, क्योंकि उनका कहना है कि इनकी जो मांग है वो वाजिब है, क्योंकि एमपी पुलिस से पूरी तरह से परेशान ये लोग एमपी से सटे इलाके के लोग बताए जा रहे हैं। राजस्थान की सीमा से सटे जो शिवपुर पुलिस है, एमपी कोटा जो देहात की पुलिस है, उनसे ये ज्यादा परेशान बता रहे हैं और ज्यादा आक्रोश इसी वजह से है। फिलहाल समझाइश के बाद कुछ परिजन माने जरूर है और माना जा रहा है कि कुछ ही समय बाद में उसका अंतिम संस्कार हो सकता है। कारण यह है कि उस शव की कई घंटों से दुर्गति हो रही है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को लंबे समय तक रखा नहीं जा सकता है। ये न केवल परिवारजनों की बल्कि स्थानीय ग्रामीणों और स्थानीय लोगों की एक मजबूरी भी है। तो माना जा रहा है कि कुछ समय बाद में अंतिम संस्कार हो सकता है, लेकिन ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये आंदोलन ऐसा लग रहा है कि अभी थम नहीं सकता, क्योंकि स्थानीय जो लोगों में जो भारी आक्रोश है वो बरकरार है और लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि देर रात को 500 से अधिक लोग, करीब आधा दर्जन गांवों के लोग, स्थानीय समाज के लोग और स्थानीय जो लोग थे वहां डटे हुए थे। महिलाओं के साथ लाठीचार्ज हुआ, लोगों ने भी तोड़फोड़ की, पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, चौकी में धावा बोल दिया था और उसके बाद में पूरा बवाल मचा था। उसके बाद में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए न केवल पुलिस ने लाठीचार्ज की बल्कि बर्बरता की। उसके बाद में लोगों में जो है समझाइश के बजाय वो आक्रोश जो है वो ज्यादा बढ़ता गया और यही वजह है कि फिलहाल ये आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और हालांकि एमपी जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या पुलिस के आला अधिकारी द्वारा कार्रवाई जरूर की दी गई, लेकिन इस कार्रवाई से फिलहाल जो ये कहा जा सकता है कि जो परिजन है, स्थानीय लोग हैं, स्थानीय यहाँ के जनप्रतिनिधि है, वो संतुष्ट नहीं है। और एमपी के शिवपुर के जो एक जनप्रतिनिधि कांग्रेस विधायक बताए जा रहे हैं बाबूलाल जड़े, वो भी संतुष्ट नहीं। देर रात को वो भी धरने पर बैठे थे, बताया जा रहा है उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि पूरी तरह से पुष्टि इस मामले में नहीं हुई, लेकिन इतना कहा जा सकता कि जनप्रतिनिधियों का साथ है। जनप्रतिनिधि खुद, कई जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि एमपी पुलिस तानाशाही रवैया अपना रही है, वो खुद अपराधियों को संरक्षण दे रही है, लगातार जो है लोगों से रिश्वत की डिमांड खुलेआम कर रही है। उसके बावजूद भी, क्योंकि ये जो शिवपुर का देहात जो इलाका है वो सुदूर अंचल का है, कोटा ग्रामीण से इलाका है, इसलिए आला अधिकारी यहाँ तक पहुंच नहीं पाते हैं और ये बेखौफ होकर ये तानाशाही करते हैं। ये पुलिस के अधिकारी लोगों को परेशान करते हैं, झूठे मुकदमे में फंसाते हैं। इस तरह के गंभीर आरोप है और गंभीर आरोप पर तब मुहर लग जाती है जब एक युवक द्वारा सुसाइड करने के बाद उसी के द्वारा एक पोस्ट शेयर की जाती है कि मैं परेशान होकर, प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर रहा हूं, लेकिन मेरी बॉडी को तब तक मत उठाना जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिले। अपने बेटे के नाम ये भावुक जब सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल होती है तो लोगों में आक्रोश ज्यादा बढ़ता है और उसके बाद में एमपी के पुलिस अधिकारी हालांकि हरकत में आते हैं, उनको जो एसएचओ सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हैं। 2 उसमें दलाल सामने आ रहे हैं। दलालों के नाम इसलिए सामने आ रहे हैं कि दलाल ने ही पैसे रिश्वत की मांग इनके मार्फत करवाई थी। उनके खिलाफ भी 306 में यानी कि आत्महत्या का उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। तो मामला दर्ज दोनों तरफ से हुआ। इधर ओम प्रकाश, नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जैसा कि जानकारी मिल रही है स्थिति काबू में है, लेकिन अभी तक शव को नहीं उठाया गया। तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश आपका धन्यवाद। और बीकानेर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। शराब व्यापारी के घर पर आईटी की रेड हुई है। इनकम टैक्स की रेड में बड़ा अपडेट है। शराब व्यवसायी के आवास पर ये आईटी की रेड जारी है। शराब व्यवसायी के आवास पर आईटी की टीम इस समय मौजूद है। धनपत चायल के घर पर यह आईटी की कार्रवाई की जा रही है। राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी है धनपत चायल।
थाना क्षेत्र में स्थित है व्यावसायिक आवास। आईटी की रेड में हो सकते हैं बड़े खुलासे। जयपुर और जोधपुर से आई आईटी की टीम कार्रवाई कर रही है। 20 से ज्यादा गाड़ियां यहां पर पहुंची है आईटी विभाग की। तो बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर, धनपत चायल बताया जा रहा है और आईटी की रेड यहां पर चल रही है और जोधपुर से भी यहां पर गाड़ियां पहुंची है, जयपुर से भी पहुंची है। बताया जा रहा है कि शराब व्यवसायी है। मनीष हमारे साथ जुड़ गए बीकानेर से। मनीष, एक शराब व्यवसायी के घर जयपुर और जोधपुर से 20 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची है। जाहिर सी बात है, अंदाजा लगाया जा सकता है मामला बेहद गंभीर है। ये बताना चाहूंगा, इनकम टैक्स विभाग की ओर से आज कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बीकानेर में 2 जगह सर्च जो है वो लगातार जारी हैं। पहला जो सर्च है बीकानेर शहर के कोटगेट थाना क्षेत्र में है, जहां पर सुखदेव और धनपत चायल दोनों ही शराब का इनका कारोबार बताया जाता है और इनके आवास पर जो इनकम टैक्स है उसकी रेड पड़ी है। फिलहाल लगभग 20 से ज्यादा वहां पर गाड़ियां मौजूद हैं आईटी विभाग की, और जो घर है पूरी तरह उसको कब्जे में लिया गया है। किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, ना ही किसी को बाहर आने दिया जा रहा है। आईटी विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर अभी सर्च की कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें, जो धनपत चायल है इसको यूथ कांग्रेस का एक पदाधिकारी बताया जा रहा है। वहीं पर जो दूसरी कार्रवाई हुई है आईटी की, सेम टाइम पर उन्होंने आईटी विभाग ने एक और रेड डाली है, वो डाली गई है नोखा में, जहां पर झंवर ग्रुप जो है उनकी फैक्ट्री और आवास पर भी जो आईटी विभाग है इसका सर्च है वो लगातार जारी है। बीजेपी का नेता बताया जा रहा है श्रीनिवास झंवर। तो निश्चित तौर पर इनकम टैक्स जो विभाग है इसके नजर, इसके टारगेट पर पूरी तरह से राजनीतिक जो दल है, इनके ही दोनों ही दल जो मुख्य हैं उनके नेता भी हैं, क्योंकि एक तरफ धनपत चायल जो है वो यूथ कांग्रेस का बताया जा रहा है पदाधिकारी, वहीं पर बीजेपी का नेता है श्रीनिवास झंवर। यहाँ पर आईटी की रेड जो है लगातार जारी है। अभी भी इस वक्त भी वहां पर आईटी के अधिकारी मौजूद हैं। सर्च वहां पर लगातार किया जा रहा है और करोड़ों रुपए की जो अघोषित संपत्ति इसका खुलासा हो सकता है। जी, और इसी खबर पर मनीष बने रहेगा, मैं फिर से लौटूंगा। राकेश शर्मा भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। राकेश, एक शराब व्यवसायी या फिर कहा जाए 2 ऐसे बड़े नाम जो बीकानेर में इस समय मौजूद हैं। आईटी की 2 जो है वो टीमें वहां पर पहुंची, 20 गाड़ियों से वहां पर तलाशी इस समय पहुंची है। तमाम अधिकारी और कर्मचारी आईटी के वहां पर मौजूद हैं। आपसे समझना चाहेंगे क्या है ये पूरा का पूरा मामला? और देखिए आसिफ, ये इनकम टैक्स विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं, खासतौर पर क्रिकेट में सट्टे के कारोबार को लेकर के, क्योंकि सुखदेव चायल नाम का एक बहुत बड़ा सटोरिया है और जिसके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी जो आइडेंटिफाइड हुए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर इसका नेटवर्क बना हुआ है। बड़े पैमाने पर क्रिकेट में सट्टेबाजी के कारोबार से ये लोग जुड़े हुए हैं, चाहे ये भाजपा या कांग्रेस से जुड़े होंगे, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा जो कारोबार सामने आया है आयकर विभाग की जांच में, वो है क्रिकेट का सट्टा। यानी इनका बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। उस नेटवर्क पर आज इनकम टैक्स विभाग ने रेड डाली है और ये रेड बीकानेर, नोखा और जोधपुर में चल रही है। हम बताना चाहेंगे, जोधपुर में 1 ठिकाना है, जबकि बीका और नोखा में लगभग 39 ठिकाने हैं जहां पर आयकर विभाग की टीमों ने जांच शुरू की है। एक तरीके से जिस तरीके से हमारी बात हुई है, आयकर विभाग के अधिकारियों ने बहुत पैने तरीके से इस पर नजर रखी, बहुत हाईटेक तरीके अपनाए गए। इनके मोबाइल को जांच एजेंसियों के द्वारा सर्विलांस पर लिया गया और इनके जो जिस तरीका के हाईटेक तरीका ये सट्टेबाजी में अपनाते थे, उस हाईटेक सट्टे के कारोबार को तोड़ने के लिए, उसका पर्दाफाश करने के लिए तमाम अहम साक्ष्य वो आयकर विभाग ने जुटाए हैं। यानी इसमें करोड़ों अरबों रुपए का सट्टा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होते थे उन पर जो लगता था, उससे इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं सामने आया है। और अब आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है। सुखदेव चायल और इससे जुड़े जो लोग हैं, उन जो इस पूरे गोरख धंधे में शामिल हैं, उनके खिलाफ ये आयकर विभाग ने जांच शुरू की है। और ये बताना चाहूंगा कि इनका ये बहुत रसूखदार लोग हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों या जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो सट्टा है उससे जुड़े हों। तो यहाँ पर आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बीकानेर में मौजूद हैं। चूंकि जो टीमें गई हैं बीकानेर और नोखा, वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी साथ लिया गया है और जो अधिकारियों के मनोबल को बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारी पहली बार जो है वो बीकानेर पहुंचे हैं और पूरे मामले की गहनता से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चूंकि ये जो सटोरिये हैं, इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इनके साथ साथ बड़े पैमाने पर माफिया टाइप के लोग भी जुड़े हुए हैं। जिस तरीके आयकर विभाग की जो छानबीन में प्रारंभिक तौर पर सामने आया है, तो निश्चित तौर पर जो सट्टे का कारोबार है वो करोड़ों अरबों रुपए में होता है। और अभी हाल ही में चूंकि 2020 आईसीसी वर्ल्ड कप भी चल रहा है और दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय मैच चल रहे हैं उसमें भी इनके कनेक्शन
जो है पाए गए हैं। बिल्कुल। तो अब आयकर बिल्कुल। विभाग ने राकेश कटोरियों के राकेश फिर से लौटता हूं आपके पास में, आप बने रहिएगा मेरे साथ में। मनीष लगातार हमारे साथ बीकानेर से बने हुए हैं। मनीष, जयपुर से हमारे साथी राकेश बता रहे हैं कि ना केवल बीकानेर बल्कि नोखा के अंदर भी जो है वो ताबड़तोड़ कार्रवाई इस समय आईटी डिपार्टमेंट की चल रही है, और बताया जा रहा है कि बीकानेर के अंदर सबसे ज्यादा ठिकाने इसके पाए जाते हैं। यानी कि जैसा कि राकेश बता रहे हैं कि सट्टेबाजी से जुड़ा ये कारोबार है और अरबों का कारोबार है, जिसके कनेक्शन विदेश में भी फैले हैं। मनीष जी, जो आईटी की कार्रवाई, इसमें एक बड़ा अपडेट अभी सामने आ रहा है। नोखा में जो हमने जैसा कि पहले बताया था हमारे दर्शकों की, जो बीजेपी नेता श्रीनिवास जव्हर, हनुमान जव्हर और लाला जव्हर, इनके घर और इनके जो फैक्ट्री है वहां पर इस समय इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई जारी है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि यहाँ पर एक व्यक्ति के सीने में दर्द होने की शिकायत हुई थी, जिसके चलते उसको अस्पताल में भिजवाया गया आईटी विभाग की ओर से। वहीं पर जो जव्हर के अलावा जो 9 स्टार ग्रुप है, इसके जुगल राठी चायल और दुग्गड़ ग्रुप पर भी इनकम टैक्स विभाग की ओर से सुबह से ही लगातार कार्रवाई जो है वो जारी है। साथ ही साथ में जो जव्हर ग्रुप है, आपको बता दें ये जो फैक्ट्री और कोल्ड स्टोर इनका रिको क्षेत्र में भी कई इनकी फैक्ट्रियां हैं, वहां पर भी इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां वहां मौके पर मौजूद बताई जा रही है। कोरोना काल में इनकी दालों की सप्लाई थी और काफी समय से ये इनकम टैक्स विभाग की नजर में था। मतलब सभी ये मुख्य व्यवसायी हैं, खासतौर पर नोखा से जो बीजेपी नेता हैं श्रीनिवास जव्हर, इनका काफी एक बड़ा नाम है बीकानेर में, काफी इनके व्यवसाय फैले हुए हैं। इनकम टैक्स विभाग लगातार इन पर कार्रवाई करने के लिए इन पर नजर बनाए हुए था, क्योंकि कोरोना काल में भी इनकी कई वित्तीय अनियमितताएं हैं वो सामने आई थी। वहीं पर जो चायल ग्रुप है, इनका खुद का अपना शराब का भी अलग व्यवसाय है, और जो इनके धनपत जो चायल हैं वो कांग्रेस के नेता बताए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर दोनों ही बड़ी पार्टियों के जो नेता हैं उन पर भी एक तरीके से इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई को लेकर के बीकानेर में जो सियासी सुगबुगाहट है उसकी भी काफी सरगर्मियां तेज हो रखी हैं। जी राकेश भी जयपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए। राकेश, जैसे कि जानकारी मिल रही है, अगर सट्टे के अंदर इतनी बड़ी संलिप्तता है और इतने बड़े पैमाने पर सट्टे का कारोबार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं राकेश ये नहीं कहा जाए कि बहुत देर कर दी ये रेड करने के अंदर, क्योंकि जो है वो जैसा कि जानकारी मनीष दे रहे बीकानेर से, बहुत रसूखदार लोग हैं और एक लंबे समय से इस कारोबार में इन्वॉल्व हैं। राकेश, मेरी आवाज, राकेश से फिर से कोशिश करेंगे बातचीत करने की। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, चूंकि आज बड़ी कार्रवाई है, 39 जगहों के ऊपर जो है वो 39 जगहों बीकानेर के अंदर यहां पर छापेमारी चल रही है, शायद इसीलिए 20 से ज्यादा गाड़ियों के अंदर आईटी के अधिकारी पहुंचे हैं। स्थानीय पुलिस की भी यहां पर मनीष जो है वो मदद ली गई होगी, लेकिन बहुत देर से ये कार्रवाई नहीं हुई। मनीष, अगर इतने बड़े कारोबारी हैं तो बहुत पहले ही जो है वो जानकारी तो आईटी डिपार्टमेंट को और पुलिस को रही होगी। मनीष, मेरी आवाज आ रही है? फिर से कोशिश करेंगे दोनों साथियों से बात करने की। इस वक्त बता दें, बीकानेर में शराब व्यवसायी के घर में आईटी की रेड है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। आपको एक बार फिर से बता दें, क्रिकेट सट्टे पर यह आईटी की रेड है। क्रिकेट सट्टे पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। राजस्थान में एक साथ 40 ठिकानों पर आईटी की रेड चल रही है। बीकानेर के सट्टा कारोबारी पर आयकर छापा पड़ा है। बीकानेर, नोखा और जोधपुर में भी आईटी की रेड इस समय जारी है। सटोरिया, सुखदेव चायल ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर आयकर छापेमारी चल रही है। आईटी इन्वेस्टिगेशन विंग छापेमारी कर रही है। बड़े पैमाने पर काली कमाई उजागर हो सकती है। राकेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। राकेश, मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल आसिफ। राकेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? राकेश, आपने बताया कि आसिफ, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से आयकर विभाग ने ये जो है वो रेड डाली जा रही है। मेरा सवाल ये राकेश कि जब इतना बड़े पैमाने पर सट्टे का कारोबार चल रहा था तो क्या बहुत देर नहीं कर दी गई ये रेड डालने के अंदर? क्योंकि जानकारी तो इंटेलिजेंस को पहले से रही होगी ना राकेश, कि जब 40 ठिकानों पर आज छापेमारी की जा रही है तो अरबों का कारोबार तो पहले से है।
बिल्कुल, देखिए आसिफ, ये बात बहुत सही है कि जांच एजेंसियों की पकड़ में देर से आया है, लेकिन जिस तरीके से आयकर विभाग ने ये इन्वेस्टिगेशन की है, इन्होंने जितना अपना आयकर रिटर्न में इनकम दिखाई और उसके बाद जिस तरीके से कारोबार किया, इन्होंने फैक्ट्रियां स्थापित की और जो जमीनें खरीदी, जितना बड़े पैमाने पर निवेश किया, यानी क्रिकेट के काले सट्टे से जो काली कमाई हुई सट्टे से, वो सट्टे की काली कमाई का जो सोर्स इन्होंने कहीं नहीं दिखाया कि इतने बड़े पैमाने पर राशि इनके पास आखिर आ कहां से रही है। तो आयकर विभाग की टीम ने इनके जो तमाम जो ऑनलाइन जो ये सट्टा करते थे, उन तमाम संसाधनों को जो है आईटी स्पेशलिस्ट के जरिए उनकी मॉनिटरिंग की और उसमें से अहम तथ्य जुटाए, और उस जुटाने के बाद में जब ये देखा कि ये जो क्रिकेट का सट्टे का कारोबार है, इससे बहुत बड़े पैमाने पर काली कमाई की जा रही है और इस काली कमाई को ये अलग अलग लोगों के नाम से अलग अलग जगह पर निवेश कर रहे हैं। कई जगह इन्होंने फैक्ट्रियां की, जो कमर्शियल जो प्रेमाइसेस है उनको परचेज किया, जमीनें खरीदी, बहुत बड़े पैमाने पर जब निवेश किया तो आयकर विभाग ने तमाम जो सबूत जुटाने के बाद इन ठिकानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की है। चूंकि आयकर रिटर्न में ये अपनी इनकम बहुत लिमिटेड दिखाते थे और इनका जो सट्टे का कारोबार है उसका खुलासा ना हो, जांच एजेंसियों की नजर में ना आए, इसलिए ये बहुत गोपनीय तरीके से सट्टे के कारोबार को अंजाम दे रहे थे। चूंकि अधिकांश जो सट्टे का कारोबार होता था वो ऑनलाइन चलता था, बहुत बड़े पैमाने पर उसमें राशि लगती थी और फिर जो राशि सट्टे के कारोबार की आती थी वो अलग अलग जगह पर कमीशन के रूप में बांटी भी जाती थी। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा गिरोह है जिस पर इनकम टैक्स ने रेड डाली है और अब इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे भी आएंगे। राकेश, चूंकि बहुत लंबे समय से ये सट्टे का कारोबार चल रहा था और जो बीकानेर से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शराब व्यवसाय भी है ये, मतलब शराब के कारोबार के अंदर भी जो है इनका पूरा इन्वॉल्वमेंट है। अब ऐसे में आज बहुत लंबा समय लग सकता है, ये इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबी चल सकती है और जैसा कि आपने बताया कुछ और बड़े नामों का भी खुलासा हो सकता है। अगर विदेश से भी कुछ कनेक्शन सामने आते हैं तो ये रेड जो है वो बहुत ऐतिहासिक रेड होने वाली है, अगर कुछ और नामों का खुलासा होता है तो। बिल्कुल आसिफ, देखिए इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग की रेड है। यहां पर जब इनकम टैक्स एक दशक का हम इतिहास देखते हैं तो शुरू हुई है कार्रवाई। निश्चित तौर पर 2 से 3 दिन तक इनकम टैक्स विभाग की जांच करेंगे, इनके ठिकानों पर रहेंगी, वहां से तमाम साक्ष्य जुटाएंगे। इसके अलावा आज सुबह से ये कार्रवाई शुरू हुई है तो इनसे कनेक्टेड इनके ठिकानों पर जो दस्तावेज मिलेंगे, जो साक्ष्य मिलेंगे, उसके आधार पर आज ही टीमें आगे भी पहुंचेंगी, वहां भी इनसे जुड़े लोगों के खिलाफ जांच की जाएगी। और ये जो ऑनलाइन सट्टे का कारोबार है, ऑनलाइन में जितने भी इनके जो हार्डवेयर हैं, हार्ड डिस्क हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप या जिस तरह के संसाधन ये उपयोग करते थे, उन तमाम संसाधनों को की जांच की जाएगी और उसमें जो लोग जुड़े हैं उनके साक्ष्य जो सट्टे के कारोबार में शामिल रहे हैं उन पर आयकर विभाग जो है एक्शन ले सकता है। इसके अलावा इन्होंने जो सट्टे से काली कमाई की है, इससे जो परचेजिंग की है, चाहे निवेश किया है, जमीन में हो, प्रॉपर्टी में, शराब के कारोबार में हो या फैक्ट्री में हो, वो तमाम साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं कि किस किस से खरीदी गई और किस तरीके से ब्लैक मनी को उसमें खपाया गया और ब्लैक मनी को लेने वाले कौन कौन लोग हैं। तो उन लोगों पर भी आयकर विभाग की कार्रवाई आगे हो सकती है। राकेश और मनीष, आप दोनों साथियों का धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।